बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये लेसन नंबर 7 है, 7 नंबर लेसन है। आप इसको लेसन नंबर 7 कह लें या क्लास नंबर या सबक नंबर 7 कह लें। तो आज के इस लेसन या आज के इस क्लास या सबक में हम हुरूफ मद्दा के बारे में सीखेंगे। मैं आपको इस अलामत के बारे में बताऊंगा, इस अलामत को क्या कहते हैं, जिस हरफ पर यह अलामत हो उस हरफ को क्या कहते हैं, और जिस हरफ पर यह अलामत हो उस हरफ को पढ़ने का तरीका क्या है। और उसके साथ साथ मैं आपको हुरूफ मद्दा के बारे में बताऊँगा। हुरूफ मद्दा कितने हैं, कौन कौन से हैं, हुरूफ मद्दा को पढ़ने का तरीका क्या है, हुरूफ मद्दा की पहचान क्या है, और हुरूफ मद्दा को हमने किस तरह पढ़ना है। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। और कोई वीडियो आपने देखी हो या ना देखी हो, मगर इस वीडियो को आपने ख़ास तौर पर मुकम्मल देखना है, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको हुरूफ मद्दा के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास हैं। और शुरू में ही मैं आपको ये बता दूँ कि आपने बहुत सारों से हुरूफ मद्दा के बारे में सीखा होगा, मगर जिस तरह मैं आपको आसानी के साथ समझाने वाला हूँ, जो मेरा अंदाज़ है शायद आपने पहले कभी इस तरीके से ना सुना हो ना समझा हो, तो मैं आपको नहायत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए आप हुरूफ मद्दा के बारे में बिल्कुल सही तरीके से सीख जाएंगे। तो देखें, यहाँ पर यह है कि सबसे पहले तो हम इस अलामत के बारे में सीखते हैं। इस अलामत को क्या कहते हैं। तो ये जो अलामत आपको नज़र आ रही है, ये छोटा सा दाल है, इसको कहते हैं जज़म। इसको जज़म भी कहते हैं और इसको सुकून भी कहते हैं। अब जिस हरफ पर ये जज़म या सुकून हो उस हरफ को कहते हैं साकिन। अब यहाँ पर देखिए, ये जज़म वाव पर आ गई तो हम कहेंगे वाव साकिन। ये जज़म या पर आ गई तो हम कहेंगे या साकिन। इसी तरह ये जज़म नून पर आ जाए तो हम कहेंगे नून साकिन। अगर यही जज़म या सुकून लाम पर आ जाए तो हम कहेंगे लाम साकिन। अगर बा से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं, किसी भी हरफ पर यह अलामत आ जाए तो हम कहेंगे कि ये हरफ साकिन है। यकीनन बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये अलामत जो कि जज़म या सुकून है, जिस हरफ पर हो उस हरफ को पढ़ने का तरीका यह है कि पिछले हरफ को उसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। जिस तरह यहाँ पर देखें, वाव के ऊपर जज़म आ गई, वाव साकिन है, तो वाव को हम ये पिछला हरफ जो कि बा है इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। कैसे, बा वाव पेश बू, और इसी तरह ये आ गया बा याजर बी। तो साकिन हरफ जो होता है वो अपने से पहले हरफ के साथ मिलकर पढ़ा जाता है। तो यकीनन ये बात भी आपको समझ में आ चुकी होगी कि साकिन हरफ को हमने पिछले हरफ के साथ मिलाकर पढ़ना है। अब ये है कि बाद लोग इसको पढ़ते हैं बा वाव पेश बू, और बाद पढ़ते हैं इसको बा पेशवा बू। तो आप चाहे बा पेशवा बू पढ़ें या बाव वाव पेश बू पढ़ें, आवाज़ इसकी बू ही निकलेगी। ठीक हो गया, जो आवाज़ होगी वो बू ही निकलेगी। हिज्जे क्रम में ज़रा थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा, मगर बेहतर यह है कि आप पहले हरफों को पढ़ें फिर हरकात को पढ़ें। जिस तरह यहाँ पर देखें, पहले आपने बा को पढ़ना है, फिर वाव को पढ़ना है, बा वाव, और फिर बा के ऊपर जो पेश है, जो हरकत है, इसको पढ़ेंगे। बा वाव पेश बू, बा या ज़िर बी। तो पहले मैंने हरफों को पढ़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर बा के नीचे जो ज़ेर है इसको पढ़ा, बा या ज़िर बी, और यहाँ पर बा वाव पेश बू। तो यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि पहले हरफों को हमने पढ़ना है, फिर उसके बाद हमने जो भी पिछले हरफ पर हरकत है उसको हमने पढ़ते हुए उस हरफ को सही तरीके से पढ़ देना है। ठीक हो गया। तो ये हो गया जज़म वाले हरफों को पढ़ने का तरीका। अब हम आते हैं इन हरफों को, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इन हरफों को हुरूफ मद्दा कहते हैं। तो हुरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। हुरूफ मद्दा को किस तरह पढ़ा जाता है? हुरूफ मद्दा को लंबा यानी कि खींच कर पढ़ा जाता है। अब इनकी जो मिकदार है वो है 1 अलिफ, यानी कि 2 हरकात के बराबर इसको लंबा करके पढ़ना है। 2 हरकात को पढ़ने में जितना टाइम लगता है उतना इसको लंबा करना है। ठीक हो गया, ये इनको लंबा करने का तरीका हो गया। अब ये है कि यहाँ पर देखें, हमने इसको पढ़ना है बा अलिफ ज़बर बा। तो ये अलिफ मद्दा की पहचान ये है कि जहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर हो वो अलिफ मद्दा होगा। यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ गई, हरफ को नहीं देखना, हरफ कोई भी हो सकता है। जिस तरह यहाँ पर देखें, अलिफ से पहले सा है, यहाँ पर अलिफ से पहले हा है, और यहाँ पर अलिफ से पहले दाल है, यहाँ पर अलिफ से पहले खा है। तो यहाँ पर जितने भी हुरूफ आपको नज़र आ रहे हैं, अलिफ से पहले हरफ कोई भी हो सकता है, मगर उस हरफ पर ज़बर का होना ज़रूरी है। अलिफ से पहले हरफ पर अगर ज़बर आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ आना है कि ये अलिफ मद्दा है। ठीक हो गया। या ये कह लें कि जहाँ पर भी ज़बर के बाद अलिफ आ जाए वो अलिफ मद्दा होगा। जिस तरह यहाँ पर देखें, बा के बाद अलिफ आ गया तो बा के ऊपर ज़बर है, ज़बर के बाद अलिफ आ गया तो ये अलिफ मद्दा। यहाँ पर
सा के ऊपर ज़बर है, ज़बर के बाद अलिफ आ गया तो अलिफ मद्दा। तो यकीनन बात आपको समझ में आ चुकी होगी, अलिफ से पहले ज़बर हो या ज़बर के बाद अलिफ हो तो वो हुरूफ मद्दा कहलाएगा, यानी कि वो अलिफ मद्दा होगा। ये अलिफ मद्दा की पहचान है। या आप इस तरह कह लें कि जहाँ पर भी ज़बर के बाद अलिफ आ जाए वहाँ पर हमने ज़बर को लंबा करना होता है। वो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आगे मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ। तो आपने अलिफ मद्दा की पहचान को किस तरह याद करना है, अलिफ से पहले ज़बर हो या ज़बर के बाद अलिफ हो तो ये अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह ये वाव मद्दा की पहचान आ गई, वाव साकिन से पहले, तो ये ज़रूरी है कि वाव साकिन हो। साकिन किस हरफ को कहते हैं, जिस हरफ पर जज़म हो। तो यहाँ पर ये वाव साकिन है क्योंकि वाव के ऊपर जज़म है, तो वाव साकिन से पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होगा। या आप इस तरह कह लें कि जहाँ पर भी पेश के बाद वाव साकिन आ जाए वो वाव मद्दा होगा। तो इसकी पहचान होगी वाव मद्दा की। अब आगे आ जाए या मद्दा की तरफ। तो या मद्दा की पहचान है ये है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो ये या मद्दा की पहचान है। या आप इस तरह कह लें कि जहाँ पर भी ज़ेर के बाद या आ जाए वो या मद्दा होगा, उसको लंबा करके पढ़ना है। तो ये जो आपको मैंने बताया अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, ये हुरूफ मद्दा है। क्या है ये, हुरूफ मद्दा है। इनको हुरूफ मद्दा कहा जाता है और इनकी मिकदार भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको थोड़ा सा मिसाल से समझाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर मिसाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें, आपने हरकत वाली तख्ती तो ज़रूर देखी होगी, उस लेसन को आपने ज़रूर देखा होगा। ज़बर ज़ेर और पेश वाली तख्ती आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको हरकत के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पर देखें, ये बा के ऊपर ज़बर है तो इसको हमने पढ़ना है बा ज़बर बा। इसको क्या पढ़ना है, बा ज़बर बा। अब यहाँ पर देखें, बा सिर्फ एक हरफ है, ये क्या है, एक हरफ है। और यहाँ पर देखिए ये बा है और ये अलिफ है, तो ये दो हुरूफ हैं। ठीक हो गया, बा और अलिफ, और ये हुरूफ मद्दा है। यहाँ पर ये बा गैर मद्दा है और ये अलिफ मद्दा है। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने ज़बर को लंबा करना है तो फिर अलिफ की आवाज़ निकलेगी। जिस तरह यहाँ पर देखिए बा के ऊपर ज़बर है तो इसको पढ़ेंगे बा ज़बर बा। इसको लंबा नहीं करना है क्योंकि ये गैर मद्दा है, ये मद्दा तो नहीं, तो इसको पढ़ेंगे बा ज़बर बा। अगर इसी ज़बर को लंबा कर दे, बा ज़बर बा की बजाय इसको पढ़ दें बा ज़बर बा, तो अब ये एक हरफ नहीं बल्कि ये दो हरफ बन गए, एक बा और एक अलिफ। क्यों, इसलिए कि यहाँ पर हमने ज़बर को लंबा कर दिया। तो ज़बर को लंबा करने की वजह से अलिफ बढ़ गया, तो ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ पैदा हो जाती है, अलिफ बढ़ जाता है। ये है हुरूफ मद्दा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलेगी। ठीक हो गया, बा ज़बर बा, ये गैर मद्दा, इसको लंबा नहीं करना है, ये अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर है। या आप इस तरह कह लें कि ज़बर के बाद अलिफ है, या आप इस तरह कह लें कि ज़बर को लंबा करने से अलिफ की आवाज़ निकलती है तो वो अलिफ मद्दा बन जाता है। ठीक हो गया, तो ये अलिफ मद्दा, बा अलिफ ज़बर बा, और ये है बा ज़बर बा। ठीक हो गया। अब आ जाए ज़ेर के तरफ। तो यहाँ पर बा के नीचे ज़ेर है, बा ज़ेर बी, तो ये कितने हरूफ हैं, एक बा। और यहाँ पर देखिए ये दो हरूफ हैं, एक बा और एक या। तो यहाँ पर ज़ेर है तो इसको पढ़ेंगे बाज़ेर बी। इसको कैसे पढ़ेंगे, बाज़ेर बी। अगर बा के नीचे ज़ेर को लंबा कर दें, बाज़ेर बी की बजाय इसको पढ़ दें बाज़ेर बी, तो अब ये नहीं पढ़ा जा रहा, बाज़ेर बी लंबा करने से ये दो हुरूफ बन गए, एक बा और दूसरा या। तो यकीनन आपको समझ आ रही होगी, आपको पता चल रहा होगा कि ज़ेर को लंबा करने से या बढ़ जाएगा। तो ये या मद्दा है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए या ज़ेर के बाद या साकिन आ जाए तो ये या मद्दा की पहचान है, ये या मद्दा है। तो जहाँ पर भी ज़ेर आ जाए इसको लंबा नहीं करना, बाज़ेर बी। अगर ज़ेर को लंबा कर देंगे बाज़ेर बी के बजाय इसको पढ़ देंगे बी, तो ये या मद्दा बन जाएगा। यकीनन आपको समझ आ चुकी होगी कि ज़ेर को लंबा करने से या की आवाज़ निकलती है। अब आ जाए पेश की तरफ। तो यहाँ पर पेश को लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है वापिस बू। ये कितने हरूफ हैं, एक, और ये कितने हैं, बा और वाव, दो हरूफ हैं। तो यहाँ पर बा के ऊपर पेश है तो इसको पढ़ेंगे बापिश बू। अगर इसको लंबा कर दिया, बापिश बू की बजाय आपने पढ़ दिया बापिश बू, तो अब आप इस हरफ को नहीं पढ़ रहे। पेश को लंबा करने से आप वाव को बढ़ा रहे हैं और ये वाव मद्दा है। ठीक हो गया, इसको लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है बापिश बू। अगर इसको लंबा कर दिया तो ये बन जाएगा बा वाव पेश बू, तो ये वाव मद्दा है। वाव साकिन से पहले पेश आ गई या पेश के बाद वाव साकिन आ गई, तो ये वाव मद्दा की पहचान है। ठीक है, तो जहाँ पर भी किसी भी हरफ के ऊपर पेश आ जाए तो आपने उस पेश को लंबा नहीं करना तब तक जब तक पेश के बाद वाव ना आ जाए। वाव साकिन अगर आ जाएगी तो पेश को लंबा करने से वाव की आवाज़ निकलेगी और इसको पढ़ेंगे बा वापिस बू, और इसको पढ़ेंगे बा यादिर बी, और इसको पढ़ेंगे बा अलिफ ज़बर बा। ठीक हो गया, तो अब इसको लंबा नहीं करना, इसको पढ़ना है बा ज़बर बा। ठीक हो गया, और इसको पढ़ना बा अलिफ ज़बर बा। इसी तरह इसको पढ़ना था बा अलिफ ज़बर बा,
اس کو لمبا کر کے پڑھنا تھا، ہم نے اس کو پڑھ دیا با الف زبر با، تو اب ہم اس با کو پڑھ رہے ہیں، اس کو نہیں پڑھ رہے، یہاں پر الف کٹ رہا ہے، با الف زبر با یہ والا نہیں بلکہ یہ با زبر با یہ پڑھا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ زبر کو لمبا کریں گے تو پھر الف کی با نکلے گی اور یہ بن جائے گا با، اور اگر ہم نے اس کو لمبا نہ کیا، با کی بجائے اس کو پڑھ دیا با، تو اب ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، الف کو کاٹ رہے ہیں اور ہم اس کو پڑھ رہے ہیں با۔ یقیناً آپ کو پتہ چل رہا ہوگا۔ اسی طرح یہاں پر با کے نیچے زیر ہے تو اس کو پڑھنا ہے بی، کیسے پڑھنا ہے اس کو بی، اگر اس کو لمبا کر دیا بی تو پھر یہ بن جائے گا با یا زیر بی اور یہ پڑھا جائے گا بی، اور اگر ہم اس کو بی کی بجائے پڑھیں بی اور ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بی نہیں یہ بی ہے، یہ ہے بی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پر لمبا کریں گے بی اور یہاں پر لمبا نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے بی۔ اسی طرح اسی پر آ جائیں تو یہاں پر اس کو پڑھنا ہے بو، تو اس کو پڑھنا ہے بو، تو اب ہم پڑھیں اس کو اور کہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں بو تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بو نہیں یہ تو بو ہے اور یہ ہے بو، اور اگر ہم اس کو پڑھیں بو اور کہیں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہے، کیونکہ یہ بو نہیں یہ تو بو ہے۔ تو یقیناً آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا شاید ہی آپ کو کسی نے سمجھایا ہوگا۔ زبر کو لمبا کرنے سے الف کی آواز نکلے گی، زیر کو لمبا کرنے سے یا ساکن کی آواز نکلے گی، اور پیش کو لمبا کرنے سے واو ساکن کی آواز نکلے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو پڑھنا ہے با اور اس کو با، اس کو بی اور اس کو بی، اس کو بو اور اس کو بو۔ تو یہ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھایا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور یہ بہت ہی خاص ہیں۔ حروف مدہ کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، بعض لوگوں کو تو حروف مدہ کی پہچان ہی نہیں آتی، اور بعض لوگوں کو اس کی پہچان تو آتی ہے مگر ان کو پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو آپ نے اس کی پہچان کو بھی سیکھنا ہے، ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں بہت ہی اہم اور بہت ہی خاص ہیں۔ تو یقیناً اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ پتہ چل رہا ہوگا اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ حروف مدہ کو حروف مدہ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو سمجھایا با بو بی، تو حروف مدہ کو حروف مدہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان حرفوں کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کو کتنا کھینچنا ہے، ان کو ایک الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ مثالیں تھیں، ان مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب آ جائیں یہاں پر، تو اس کو پڑھیں گے با با الف زبر با، اور اس کو با واپس بو، اور اس کو با عادت بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واپس تو، تا عادت تی، تا تو تی۔ تو آپ نے ان تمام حرفوں کی پریکٹس کرنی ہے، حروف مدہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ سا الف زبر سا، سا واپس سو، سا یادر سی، سا سو سی، جیم الف زبر جا، جیم واپس جو، جیم یادر جی، جا جو جی۔ اب اس پوری تختی کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو یقیناً ویڈیو کی لینتھ بہت زیادہ ہو جائے گی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو آپ نے ان حرفوں کو یقیناً سمجھ لیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ حروف مدہ کو ہم نے کس طرح پڑھنا ہے۔ تو اس پوری تختی کی پریکٹس کریں، ان کو بار بار پڑھیں اور حروف مدہ کو لمبا کر کے پڑھیں اور اس کو بار بار رپیٹ کریں، تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جس ویڈیو میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں سیکھا، اور خاص طور پر ہم نے ساکن حرفوں کے بارے میں سیکھا کہ ساکن کس کو کہا جاتا ہے، ساکن حرفوں کو پڑھنا کس طرح ہے، اور حروف مدہ کی خاص طور پر پہچان، اور زبر زیر اور پیش کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ زبر کو لمبا کرنے سے الف کی آواز نکلے گی، زیر کو لمبا کرنے سے یا کی آواز نکلے گی، اور پیش کو لمبا کرنے سے واو ساکن کی آواز نکلے گی۔ تو یہ آج کی ویڈیو تھی جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پھر اس پر ایک لائک تو ضرور بنتا ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر پسند نہیں آئی تو بے شک آپ اس ویڈیو کو ڈس لائک کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ذریعے اگر آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے اور مزید اسی طرح سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے، اس کا ادب و احترام کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔